अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग सॉर्ट को। अब काउंटिंग सॉर्ट के एल्गोरिदम को देखने से पहले इसका मैं बेसिक आइडिया जो है वो आपको बता देता हूँ। इसमें हमें जो भी अरे दी जाएगी सॉर्ट करने के लिए, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होंगी हर एक इंडेक्स के ऊपर। हम उसमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी हम वो फाइंड करेंगे जिसको हम के से डिनोट करेंगे। देन हम इसमें दो अरेज बनाएंगे, एक बी नाम से और एक सी नाम से। ये हमारे पास जो है ना ये रिजल्टेंट अरे होगी जिसके अंदर हम अपनी अरे को सॉर्ट करके जो रिजल्ट आएगा ना हमारा, वो इस अरे के अंदर स्टोर्ड होगा। और ये हमारी काउंटिंग अरे होगी जिसके अंदर हर एक एलिमेंट जो है ना उसकी अक्रंस कितनी है हमारे पास, हम ये स्टोर करेंगे इसके अंदर, सी के अंदर। तो अब इस एल्गोरिदम के अंदर हम क्या पास करेंगे, एक तो अरे पास करेंगे, उसका साइज पास करेंगे, और साथ में हमारे पास वो जो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास उसके अंदर है हम उसको पास करवा देंगे। अब हम 2 अरे क्रिएट करेंगे, एक बी और एक सी। अब बी का साइज़ कितना होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसका साइज़ जितना अरे हमारी का साइज़ है ना उतना होगा। और सी का साइज़ कितना होगा, जितना हमारा लार्जेस्ट वैल्यू का नंबर होगा ना उतना इसका साइज़ होगा। मसलन अगर हमारे पास सपोज़ कर लेना, इवन अगर अरे के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो हमारे पास जो सी की अरे होगी उसका साइज कितना होगा, 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक, यानी के प्लस 1 आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी कि इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या है और कौन-कौन सी अरे होगी और उनके साइजेस क्या-क्या होंगे। अब इसको आगे शुरू करते हैं। अब इसके एल्गोरिदम के अंदर हम एक तो अरे पास करेंगे, उसका साइज पास करेंगे और साथ में जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हम उसको पास करवा देंगे। बी वाली वैल्यू जिसके अंदर हम जो हमारे पास रिजल्टेंट अरे बन के आएगी उसका साइज सेम जितना हमारी पासिंग अरे है उसके जितना होगा। सी वाली जो काउंटिंग अरे है, काउंटिंग अरे का साइज जितनी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उससे के प्लस 1 जितना जो है ना उसका साइज होगा। अब हम सबसे पहले काउंटिंग अरे के अंदर हर एक इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर करवा देंगे, 0 स्टोर करवा देंगे। फिर उसके बाद हम एक फार का लूप लगाएँगे और इस फार के लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसको फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जो है उसको आइटरेट करवाएँगे। अब इस आइटरेशन के अंदर क्या होगा, हम अपनी काउंटिंग अरे के अंदर ना हर एक इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो देखेंगे कि वो वैल्यू जो है ना वो ओरिजिनल अरे के अंदर कितनी दफ़ा आ रही है। मसलन अगर ये जो काउंटिंग अरे है ना, काउंटिंग अरे के अंदर 0 इंडेक्स का मतलब है कि 0 वैल्यू। अब वो ओरिजिनल अरे के अंदर अगर 5 दफ़ा आ रही होगी तो यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 1 इंडेक्स जो है ना, सपोज़ कर लें जो 1 वैल्यू है वो ओरिजिनल अरे के अंदर 3 दफ़ा आ रही है, हम इसके ऊपर 3 स्टोर करवा देंगे। तो यूँ हम बाकी सारे इंडेक्सेस जो है ना वो भी उनके ऊपर भी देखेंगे कि वो वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल अरे के अंदर कितनी दफ़ा आ रही है। तो वहाँ पे हम उतनी वैल्यू जो है ना वो इंक्रीमेंट करवा के स्टोर करवा देंगे इस लूप के ज़रिए। देन हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हमने काउंट की हैं, इन सब का जो है ना वो हम इनको कम्युलेट कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। यानी यहाँ पे 5 है तो 0 इंडेक्स पे 5 ही स्टोर रहेगा। यहाँ पे 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो हम इसको कम्युलेटिव फॉर्म के अंदर जो है ना वो लिख लेंगे। पहले इसकी काउंटिंग फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इसको कम्युलेटिव फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। देन कम्युलेटिव फॉर्म के अंदर लिखने के बाद हम ये जो सी वाली अरे है ना, इसको उल्टा आइटरेट करवाएँगे। एन से शुरू करके 1 तक जाएँगे और एन से शुरू करके 1 तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम बी वाली जो अरे है ना, उसके हर एक इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू जितनी दफ़ा आ रही है, उसको हम स्टोर करवा देंगे। अब ये हम कैसे स्टोर करवाएँगे, सारे एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ कर लें ये एक हमारे पास अरे है ए। अब इस अरे के अंदर अगर आप देखो तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन-सी है? 5। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई? k इज़ इक्वल टू 5। अब जो हमारी C वाली अरे होगी, काउंटिंग अरे होगी, उसका साइज़ कितना होगा? 5 प्लस 1 यानी 6। तो अगर आप देखो तो इसके इंडेक्सेस कहाँ तक है? 0 से लेकर 5 तक, यानी इसका साइज़ क्या है? 6 है। और एक हम और अरे क्रिएट करेंगे B, जिसका साइज़ कितना होगा? जितना हमारी A वाली अरे का साइज़ है, उतना ही साइज़ इस B वाली अरे का होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने देखना है कि जो C की हर एक इंडेक्स है ना, यानी जो 0 इंडेक्स है, हम वो देखेंगे कि 0 इंडेक्स जो है वो A अरे के अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है। तो हम यहाँ पे 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर करवा देंगे? 2। फिर उसके बाद 1 इंडेक्स हमारा कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 इंडेक्स हमारा 1 दफ़ा भी नहीं आ रहा, 0 टाइम्स है।
तो 1 इंडेक्स के ऊपर 0 ही रहेगा। देन उसके बाद 2 इंडेक्स कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास? 2 इंडेक्स आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स, तो उसके ऊपर हम 2 स्टोर करवा देंगे। फिर उसके बाद 3 इंडेक्स हमारा कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा आ रहा है, तो हम 3 इंडेक्स के ऊपर 3 स्टोर करवा देंगे। देन 4 इंडेक्स हमारा कितनी दफ़ा आ रहा है? 4 4 हमारा जो है ना वो 1 दफ़ा भी नहीं आ रहा, तो हम उसके ऊपर जो है वो 0 स्टोर ही रहने देंगे। फिर उसके बाद 5 हमारा कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 दफ़ा आ रहा है, तो 5 इंडेक्स के ऊपर हम 1 स्टोर करवा देंगे। अब जब ये हमने काउंटिंग जो है ना वो स्टोर करवा ली सी के अंदर, तब हम उसकी कम्युलेटिव फॉर्म जो है ना वो निकालेंगे। 0 इंडेक्स पे वही वैल्यू रहेगी, 1 इंडेक्स के ऊपर जो उससे पिछले इंडेक्स वाली वैल्यू है वो साथ में प्लस करके आएगी, 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2। देन इस 2 के साथ जो इससे पिछले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4। फिर इसके ऊपर 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7। इस इंडेक्स के ऊपर 7 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 7। इस इंडेक्स के ऊपर जो है वो 1 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब हमने जो बी वाली अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हमने स्टोर करनी है ना, अब हम ये देख लेते हैं कि वो वैल्यूज़ हमने कैसे स्टोर करनी है। अब बी इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज़ को स्टोर करने से पहले आपको ये फ़ॉर्मूला देखना पड़ेगा। बी इंडेक्स के अंदर जब हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो हम बी इंडेक्स का बी के कौन से इंडेक्स पे हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है, वो हम इस फ़ॉर्मूला के या फिर इस तरह हम जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि बी का इंडेक्स कैसे आएगा कि जो सी की जो वैल्यू है ना वो ए ऑफ सी के इंडेक्स में हम ए ऑफ जे को पास करें, फिर वहां पे वो जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारा जो है ना वो बी का इंडेक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है ना वो उस लिहाज से इसको फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे साथ में मैंने -1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ऊपर एल्गोरिदम है ना ये वाला, ये एल्गोरिदम रन कर रहा है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है हमारा वो 1 है। लेकिन हमने अपनी ओरिजिनल अरे पे जब इसको रन करना है तो इसमें साथ में मैंने -1 किया है ताकि वो 0 इंडेक्स जो है ना वो भी वहाँ से मैं शुरू कर सकूँ, तो इसके अंदर मैंने -1 किया है। सबसे पहले हमारे पास जो इंडेक्स आ जाएगा क्योंकि लास्ट से हमने शुरू करना है तो लास्ट इंडेक्स क्या है? 7 है। यहाँ पे हम ए ऑफ जे क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। फिर ए ऑफ जे किस में पास होगा? सी के अंदर। तो सी के 3 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर्ड है? 7 स्टोर्ड है। अब 7 -1 कितना आ जाएगा? 6। तो बी ऑफ 6 के ऊपर हमने क्या स्टोर करवाना है? ए ऑफ जे। ए ऑफ जे क्या था हमारे पास? 3। तो हम यहाँ पे क्या स्टोर करवा देंगे? 3 को स्टोर करवा देंगे। और जब यहाँ पे हम 3 को स्टोर करवाएंगे तो हम ये जो हमारी सी वाली जो काउंटिंग वाली अरे है इसके अंदर में से हम 3 इंडेक्स के ऊपर जो है ना अपना डिक्रीमेंट भी करवा देंगे क्योंकि हमने यहाँ से एक वैल्यू को यूज कर लिया हुआ है। तो जैसे ही हम इसमें से डिक्रीमेंट करेंगे तो इसके अंदर 6 रह जाएगा। अब हमारे पास एक वैल्यू जो है ना वो हमने स्टोर कर लिया है अरे के अंदर। अब n इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब a ऑफ j के अंदर हम जैसे ही 6 पास करेंगे तो 6 के ऊपर क्या स्टोर्ड है? 0। तो c ऑफ 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू है? 2। 2 में से हम डिक्रीमेंट करके 1 भी कर देंगे क्योंकि हमने एक दफा अब इस वैल्यू को विजिट कर लिया। अब यहाँ पे 2 हमारे पास स्टोर था, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? बी ऑफ 1 आ जाएगा। अब बी ऑफ 1 के ऊपर हमने क्या स्टोर करवाना है? ए ऑफ जे, यानी हमारा ए ऑफ 6 के ऊपर जो वैल्यू है। तो 6 इंडेक्स के ऊपर क्या है? 0। तो हम यहाँ पे 1 इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर करवा देंगे? 0 स्टोर करवा देंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम जो है ना वो ए ऑफ जे के अंदर 5 पुट करेंगे। वो कौन सी वैल्यू? वो है 3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 जो है वो पास हो जाएगा सी के अंदर। जैसे ही 3 सी के अंदर पास होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है उस इंडेक्स के ऊपर? लास्ट टाइम हमने जो वैल्यू डिक्रीमेंट की थी वो थी 6। तो 6 हमारे पास वहां पे पड़ा हुआ है। और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। और 5 इंडेक्स के ऊपर बी ऑफ 5 के ऊपर हम क्या स्टोर करवा देंगे? ए ऑफ जे। ए ऑफ जे की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3। तो हमने 5 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर करवा दिया? 3 स्टोर करवा दिया। और 6 क्योंकि अब हमने यहाँ से यूज कर लिया तो इसमें से डिक्रीमेंट करके उसको 5 कर दें। देन उसके बाद हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब जैसे ही n इज इक्वल टू 4 आएगा हमारे पास, हम a ऑफ j में क्या पास करेंगे? 4। 4 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर्ड है? 2। अब जैसे ही 4 इंडेक्स के ऊपर हमें 2 मिल जाएगा तो सी के अंदर क्या पास हो जाएगा? 2। 2 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर्ड है? 4। 4 में से डिक्रीमेंट करके हम 3 कर देंगे और 4 को हमने यहाँ से यूज कर लिया। अब 4 यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई? 4। 4 में से -1 किया 3। तो b ऑफ 3 के ऊपर हमारे पास क्या स्टोर हो जाए? a ऑफ j। a ऑफ j हमारे पास क्या है? a ऑफ 4 यानी। तो 4 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 2। तो 4 इंडेक्स के ऊपर हमने सॉरी 4
इंडेक्स के ऊपर 2 वैल्यू, तो बी ऑफ 3 के ऊपर हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 3। अब n इज इक्वल टू 3 जो है हमारे पास यहाँ पे a ऑफ j के अंदर पास होगा। a ऑफ j के अंदर हमारे पास जो है ना, जैसे ही हम 3 पास करवाएंगे तो हमारे पास 3 इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड है, 0। अब c ऑफ 0 के ऊपर हमारे पास हमने लास्ट टाइम 2 को यूज कर लिया था, वैल्यू डिक्रीमेंट होके 1 हो गई थी। अब हम 1 को भी यूज कर लेंगे तो वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 0 कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 रिटर्न आया, 1 माइनस 1 0 आया। 0 इंडेक्स के ऊपर हम क्या स्टोर करवाएंगे, a ऑफ j, जो कि हमारा क्या है, 0 है। तो हमने 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर करवा दिया, 0 को स्टोर करवा दिया। b ऑफ 0 यहाँ से हमारे पास निकल गया है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू आ गया 2। अब यहाँ पे हमारे पास a में हम क्या पास करवाएंगे, 2 को पास करवाएंगे। अब a में जैसे ही हम 2 पास करवाएंगे तो हमें वैल्यू रिटर्न होगी 3। तो c के अंदर क्या पास हो गया, 3। 3 इंडेक्स पे हम जाएंगे, 3 इंडेक्स पे हमने ऑलरेडी जो है वो 6 तक जो है ना वैल्यू को यूज कर लिया था। अब हम 5 को यूज करेंगे, 5 में से डिक्रीमेंट करके उसको 4 कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न आएगा हमारे पास 5। 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4। तो b ऑफ 4, बी ऑफ 4 के ऊपर क्या स्टोर होगा हमारे पास, ए ऑफ जे। ए ऑफ जे यानी ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 के ऊपर क्या है, वैल्यू है हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमने 4 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर करवा दी है, 3 वैल्यू जो है वो हमने स्टोर करवा दी है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए ऑफ जे के अंदर 1 पास होगा। 1 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 5। और यहाँ पे सी के अंदर अब क्या पास होगा हमारे पास, 5। 5 इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 8। 8 में से डिक्रीमेंट करके हम 7 कर देंगे। यहाँ पे 8 माइनस 1 होगा, 8 माइनस 1 क्या आएगा, 7। तो बी ऑफ 7 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर होगी, ए ऑफ जे, यानी ए ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टोर हो जाएगा और हमने बी के अंदर 5 स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद आ जाएगा n इज इक्वल टू 0। अब n इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास आएगा तो हम ए ऑफ जे के अंदर क्या पास करवाएंगे, 0। 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर्ड है, 2। 2 पास होगा सी के अंदर। तो यहाँ पे हमने 3 तक वैल्यू जो है वो यूज कर ली थी, इसको डिक्रीमेंट करके 2 कर देंगे। 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। 3 माइनस 1 जैसे 2 आएगा हमारे पास, तो हम बी ऑफ 2 के ऊपर क्या स्टोर करवा देंगे, ए ऑफ जे। ए ऑफ जे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2। तो हम यहाँ पे 2 इंडेक्स के ऊपर 2 को स्टोर करवा देंगे। यूं हमने इस वैल्यू को सॉर्ट कर लिया। अब अगर आप देखो तो हमने बी के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाने के अंदर कितनी टोटल जो है ना वो आइट्रेशंस की हैं, टोटल 7 जो है ना वो 8 आइट्रेशंस की हैं। जितने हमारे पास वैल्यूज थी उतनी आइट्रेशंस आई हैं हमारे पास। और ये जो फार्मूला है, ये क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो है ना वो लूप नहीं लग रहा इस फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए हम यही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए हर दफा जो है ना वो big O ऑफ 1 का टाइम लग रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, कोई लूप तो लगाना कोई नहीं। बाकी हमारे पास जो आइट्रेशंस होंगी वो कितनी होंगी, जितना अरे का साइज है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और वैल्यूज को काउंट करने के लिए हमारे पास लूप का कितना टाइम लगेगा, जितनी हमारे पास टोटल वैल्यूज हमारे पास मैक्सिमम होंगी उतनी। मसलन अगर सपोज कर ले मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो हमारे पास काउंटिंग अरे को जो है ना वो हमने कितनी दफा विजिट किया, 5 टाइम्स विजिट किया। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना लग गया, 8 प्लस 5। तो यानी n प्लस के टाइम जो है ना इसके अंदर हमारे पास लग जाता है, अगर हम इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना हो हमने। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये लीनियर टाइम सॉर्टिंग है। अगर आप देखो तो इसकी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ रही है, वर्स्ट केस के अंदर n प्लस के निकल के आ रही है। अब n प्लस के हमारे पास जो है ना तो ये लॉग के अंदर है और ना ही ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ना ही इसका कोई स्केयर आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये कौन सी टेक्निक है, ये लीनियर टाइम सॉर्टिंग है। इसके अंदर ना हम सब्ट्रैक्ट एंड कंकर कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम में से हर दफा -1 हो जाएगा, और ना हम जो है ना वो डिवाइड एंड कंकर यूज कर रहे हैं कि हर दफा प्रॉब्लम जो है वो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। बल्कि ये एक लीनियर टाइम के अंदर जो है ना हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर n-1 हो हर दफा प्रॉब्लम में से, तो हमारे पास वो प्रॉब्लम जो है वो क्वाड्रेटिक बन जाती है। और अगर n डिवाइडेड बाई 2 हो तो हमारे पास वो लॉगरिथमिक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए ये हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम की टेक्निक है, लीनियर टाइम सॉर्टिंग है। स्टेबल है, इसके अंदर चीजों का जो रिलेटिव ऑर्डर है आपस में वो चेंज नहीं होगा। आउट प्लेस है, आउट प्लेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा मेमोरी की वो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, बिग O ऑफ के आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ के। जितना हम जो है ना वो सॉरी के नहीं आएगी, बल्कि बिग O ऑफ n प्लस के आएगी।
एन प्लस के क्यों आएगी? क्योंकि एन साइज की एक हमने अरे ली बी और एक हमने के साइज की अरे ली जिसका नाम था सी। तो हमने दो अरेज ली थी इसके अंदर। अब इन दोनों का साइज एक दूसरे से वेरी कर सकता है। हो सकता है कि एन कैपिटल हो जाए, हो सकता है कि बी कैपिटल हो जाए, तो जो डोमिनेट होगा हम उसको लिख लेंगे। फिलहाल के लिए हमें पता नहीं कि कौन सा डोमिनेट करेगा, अरे का साइज या फिर मैक्सिमम वैल्यू का जो साइज है वो डोमिनेट करेगा। तो इसके अंदर जो टोटल हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी एन प्लस के, और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी वर्स्ट केस के अंदर यही आएगी। और बेस्ट केस में क्या हो सकता है कि बेस्ट केस के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कोई छोटी वैल्यू है और अरे का साइज बड़ा है। तो बेस्ट केस के अंदर बिग ओ ऑफ एन जितना यानी अरे का साइज है उतनी हमारे पास जो है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाए। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिल जाए। शुक्रिया।